देखो आपको 13.2 स्टार्ट करना है। इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो मल्टीप्लिकेशन 13.2 में तो आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और दूसरा हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंस इवेंट्स, कि आपके दो इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बेसिकली अगर इसको समझोगे ना, जब भी देखो, अगर मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल एक कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, कार्ड्स के अंदर मैंने दो कार्ड निकाले और मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों के दोनों एस कार्ड हो, या फिर पहला हमारा एस कार्ड हो, दूसरा हमारा किंग कार्ड हो, या फिर हम लोग तीन कार्ड निकाल रहे हैं तो पहला हमारा एस हो और अगले दो हमारे किंग के कार्ड हो। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या लगता है, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगती है। मतलब जब भी हम मोर देन वन वैल्यू आप निकालते हो वहां से, ठीक है, एक से ज्यादा जब भी आप कुछ चीज आप प्रोबेबिलिटी में अगर आप ड्रॉन करते हो तो वहां पे क्या लगता है, थ्योरम मल्टीप्लिकेशन लगता है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें देखो आपने इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, ये आ जाएगा ना। तो ये मेरे पास इसका रूल होता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा लॉ कहता है कि भाई इसका लॉ ये होता है। ठीक है, मगर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग ये जो छोटी छोटी चीजें इन्होंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, इस फॉर्मूले का आपको कोई यूज नहीं करना, आपको डायरेक्टली ही आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। जैसे कि सपोज करो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूँ कि 52 कार्ड्स में से हमने दो एस कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट ये समझते हो ना क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पहला कार्ड निकाला आपने, वो बाहर फेंक दिया, मतलब आपके पास रिमेनिंग कार्ड में से आपने फिर दोबारा एक कार्ड निकाला। ठीक है, तो दो एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एस कार्ड्स क्या हो जाएगा, पहले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एस कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं 4/52। मल्टीप्लाई में आप लिखोगे, ये जो कहना चाह रहा है ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, हर किसी की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे मल्टीप्लाई में लिखोगे। तो पहले की 4/52, अब हमारा एक एस कार्ड निकल चुका है, एक एस कार्ड निकल गया तो बचे कितने एस कार्ड, 3, और टोटल में से भी एक निकल चुका है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 51। तो आपके पास टोटल में भी क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगर मान लो क्वेश्चन है छोटा सा 52 कार्ड में से कि आपके दो कार्ड्स निकाले गए हैं, ठीक है, और वो ये बोलता है कि इसके अंदर से एक एस है, एक एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस कार्ड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम एक एस कार्ड निकाल रहे हैं तो ये हो सकता है कि पहला एस हो, दूसरा नॉन एस हो, या फिर प्लस का आपके पास पहला आपके पास नॉन एस हो और दूसरा एस कार्ड हो। ये भी मैंने बोला आपको विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, कोमा फिर डालोगे नॉन एस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला आपके पास नॉन एस होगा, दूसरा हमारे पास एस कार्ड होगा। ठीक है, तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारी कितने आ जाएगी 4/52। नॉन एस हमारे पास कितने, देखो एक एस कार्ड हमारा निकल चुका है, नॉन एस हमारे कितने बचे, नॉन एस हमारे पास बचे हैं 48 बचे हुए, तो ऊपर आएगा 48, मगर नीचे आपका टोटल में से एक कार्ड निकल चुका है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का सेम ऐसे ही देखो आपका नॉन एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 48/52। अब हमारा नॉन एस कार्ड एक निकल चुका है, टोटल में से तो एक कम हो चुका है ना, तो टोटल में तो नीचे आएगा 51। अब एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, पूरे एस कार्ड तो चारों बचे हुए हैं तो ऊपर आ जाएगा 4। तो आपको ऐसे केस बनाने होते हैं, इसका ध्यान रखना। अगर आप दो कार्ड में से एक ही एस कार्ड आएगा तो इसके दो केस बनेंगे, पहला एस है या फिर आपके पास पहला नॉन एस है, उसके अकॉर्डिंग दो बन जाएंगे। ठीक है ना, करो इसे एक बार। ठीक है, तो बुक में देखो आप लोग एग्जाम्पल देख से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसने क्या दे रखा है कि एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, मतलब एक तरीके से बैग मान लो, उसमें 10 ब्लैक है 5 व्हाइट बॉल है, तो फटाफट ऐसे हमें बना लेना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये आपके पास कितना कितना हो गया, 10 ब्लैक और
5 वाइट। इसने बोला है 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल हमारी निकाली गई है यहाँ से। अब उसने बोला है कि 1 आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक होंगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/15। अब हमारी इसने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है ना, आपकी एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है तो ब्लैक कितनी बची 9 और टोटल कितनी बची 14। ये आपके पास का आंसर आ गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? ऐसे आपको बस डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि जो आप केस लिख रहे हो ना, अभी जो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत छोटे छोटे केस होते हैं, उसमें आपके पास बहुत छोटे छोटे केस होते हैं, क्लियर है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या आएगा, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड इज एन एस कार्ड। देखो 3 कार्ड निकाले गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि पहले 2 कार्ड क्या हो, किंग के हो, और लास्ट वाला थर्ड आपके पास एस हो। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 किंग एंड थर्ड इज एस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो किंग कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 4, तो इसका आएगा 4/52, ठीक है। अब एक किंग हमारा निकल चुका, बचे कितने 3, और नीचे टोटल कितने बचे 51। अब अगला मेरे को थर्ड कौन सा निकालना है, एस कार्ड। एस अभी तक निकला था नहीं, एस पूरे 4 बचे में, तो पर आएगा 4, मगर टोटल कार्ड कितने बचे थे 50, तो इसका आंसर आ गया बस, ठीक है। क्लियर है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद देखो, यहाँ इन्होंने इंडिपेंडेंट का वो बता रखा, पहले केस ही पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए। देखो इसने बोला हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। देखो 2 इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या आएगा, आपको इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि जिसका एक का दूसरे पे कोई भी फर्क ना पड़े। कहने का मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B फाइंड करता हूं तो उसका प्रोबेबिलिटी A की प्रोबेबिलिटी पे B का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A आ जाए, तो इसका मतलब A और B क्या है, इंडिपेंडेंट है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी B/A हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी B हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इन गिवन कंडीशन ऑफ A, अब A की कंडीशन का इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार जरा हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी A/B का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A, ये उधर क्या मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A एंड टू प्रोबेबिलिटी B, ये मल्टीप्लाई में आ गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B, तो यहाँ से भी क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। यहाँ से वही आ गया। इसका मतलब आपको याद रखना है कि अगर कोई भी 2 इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P इंटू PB आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि कभी भी हमारे 2 इवेंट A और B अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू PA इंटू PB होगी, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये आपको प्रूफ करना है अगर 2 को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना होगा। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर देखो, इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल 10 में इसने क्या बोला है, ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज द मल्टीपल ऑफ 3। हमारे पास एग्जाम्पल 10 में इवेंट क्या आएगा कि नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 डाइस के अंदर क्या होता है 3,6, और एफ क्या दे रखा है इसने, एफ हमें गिवन है कि द नंबर अपीयरिंग इज एन इवन नंबर। इवन नंबर हमारे होते हैं 2, 4, 6। अब आप इसमें E इंटरसेक्शन F भी निकाल लो, वो कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब यहां से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाली, E की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/6 मतलब 1/3। यहां से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाली, वो हो गया 3/6 मतलब 1/2। यहां से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाला, वो कितना आ गया 1/6। अगर मैं PE इंटू में PF निकालता हूं तो इक्वल टू क्या आएगा 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F आ रहा है ना, इक्वल टू इसके आ रहा है। इसका मतलब E
एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ई और एफ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना होता है। सेम एग्जांपल नंबर 11 भी देखो। एग्जांपल नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, लेट द इवेंट ए बी द ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी इज द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, चेक वेदर इंडिपेंडेंट और नॉट, ए और बी। ठीक है, इसने क्या बोला है कि आपके पास ए क्या आएगा कि ऑड नंबर मेरा फर्स्ट नंबर पे आए अगर आप एक पेयर को उछालते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 11 में ए इसने बोला है कि आपका ऑड नंबर फर्स्ट पे आए, ऑड नंबर आपका फर्स्ट नंबर पे आए। अब ऑड नंबर फर्स्ट नंबर पे समझते हो क्या हो गया कि 1 से शुरू होने वाली सीरीज 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, फिर उसके बाद 3 वाले पहले नंबर पे ऑड आना चाहिए, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है, और उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए। अगर मैं बी की बात करूं, बी में इसने क्या बोला है, ऑड नंबर ऑन द सेकंड, तो उसमें भी आप लगा सकते हो, जैसे आपकी बाद वाले में आपका 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इसके भी कितने केस बनेंगे, 18 केस इसके ही बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 1, 1 ये वाली लाइन लोगे पहली, फिर 1, 3 वाली लाइन लोगे पूरी, उसके बाद फिर 1, 5 वाली लाइन पूरी लेनी होगी। इसमें भी 18 एलिमेंट आएंगे, इसमें भी 18 एलिमेंट है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया आपका 18/36 इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी बी कितना हो गया 18/36 इज इक्वल टू 1/2। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए पहले इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, आएगा क्या आप बता सकते हो। देखो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे आपकी 3 लाइन्स है। ठीक है, जहाँ पे पहला नंबर ऑड है, यहाँ पे 3 लाइनें वो है जहाँ पे दूसरा नंबर ऑड है। अगर आप इसमें और इसमें कॉमन देखोगे, अगर देखो आप इन 3 लाइन्स को उठा के इसके ऊपर रख दो तो क्या आएगा आपके पास, ये वाली पूरी लाइन कवर हो जाएगी। मतलब अगर आप कॉमन में देखोगे तो ये आ जाएंगे, और फिर एक ये आ जाएगा कॉमन, और फिर एक ये आ जाएगा कॉमन। कितने हो गए 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9/36 आ गया, मतलब कि 1/4। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी निकालते हैं वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हमारा ए और बी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सेम एग्जांपल नंबर 12 हैगा। एग्जांपल नंबर 12 भी हम लोग अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो इसका एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल नंबर 13 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखो फटाफट क्या दे रखा है। 13 में इसने दे रखा है कि अगर हमारा ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमें प्रूफ करना है कि ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना है हमें। इसने बोला है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको ई और एफ डैश को भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 13, इसने गिवन क्या दे रखा है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इनटू में प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, ई और एफ डैश। ई और एफ डैश को आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है ना, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकालो, ये निकालोगे। अब अगर आप देखोगे ना इसे ध्यान से, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसका मतलब क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब होता है ओनली ई, ओनली ई होता है। ठीक है ना, मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था आपको, यह हमारा ओनली ई होता है। तो ओनली ई को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, अरे बताया था मैंने कि देखो ये डायग्राम याद रखना, ये हमारे पास होता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, मतलब कि ओनली ई। ये मेरे पास है ई, ये हमारे पास होता है ई डैश इंटरसेक्शन एफ, मतलब कि ओनली एफ। ये हमारे पास होता है एफ, और ये होता है हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब बोथ ई एंड एफ। ठीक है, अगर मेरे को ये निकालना है ये वाला पोर्शन,
तो मैं इसके लिए ई में से इसको ई इंटरसेक्शन एफ को माइनस करूंगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ई माइनस ये हो गया प्रोबेबिलिटी ई इनटू में प्रोबेबिलिटी एफ, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ, प्रोबेबिलिटी ई ये कितना हो गया प्रोबेबिलिटी एफ डैश, ठीक है। अब देखो 1 माइनस का एफ डैश होता है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू पी इंटू में पी एफ डैश हो गया। इसका मतलब ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ई और एफ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। सेम एग्जांपल नंबर 14 में भी कुछ प्रूफ करने के लिए बोला है। देखो 14 ने बोला इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट then the probability of occurrence at least one of a and b is given by 1 minus p a dash 1 और p b dash। देखो एग्जांपल नंबर 14 में इसने बोला है कि a and b आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पी ए इंटू में पी बी, ठीक है। अब इसने क्या प्रूफ करवाया है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, कम से कम एक होना चाहिए ए और बी में से, ये हमारा ए यूनियन बी होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना हो गया हमारे पास, सॉरी ए को तो आप ए ही लिखोगे यहाँ पे भी ना, वहाँ इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट करोगे, प्रोबेबिलिटी बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। जैसे देखो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी बी कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा, पी बी कॉमन लेने पे आपके पास आ गया 1 माइनस पी ए डैश ए, सॉरी, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए प्लस का पी बी और पी ए डैश, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। मगर देखो आपको आंसर क्या लाना है, 1 माइनस का पी ए डैश इंटू पी बी डैश, डैश में ही आपको आंसर लाना है ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ए डैश, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी बी डैश, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा सीधा डैश की फॉर्म में। तो आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश प्लस का प्रोबेबिलिटी ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इससे कट गया, ये आ गया 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू में प्रोबेबिलिटी बी डैश। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका 13.2 का क्या दे रखा है इसने कि प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है आपको 3/5, प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है 1/5, और आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो कैसे निकालोगे, पी ए इंटू पी बी कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 2 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, ठीक है। इसने बोला है कि 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड हो, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52 और अगले की 25/51, क्योंकि आपका विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 3rd में क्या बोला हुआ है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा। इसने बोला है कि इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड्स द बॉक्स इज अप्रूव्ड टू सेल, ठीक है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, ठीक है, विल अप्रूव फॉर सेल। देखो 15 में से हमारे पास 12 सही हैं और 3 खराब हैं, ठीक है। 3rd में आपके पास टोटल 15 हैं, जिसके अंदर से हमारे 12 तो गुड्स हैं और 3 आपके पास बैड है, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर ये 3 ऑरेंज निकाल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट एक के बाद एक, अगर तीनों सही होते हैं तो हमारा जो बॉक्स है वो अप्रूव हो जाता है सेल के लिए। तो इसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉक्स अप्रूव फॉर सेल, इसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी कि ऑल 3 ऑरेंजेस आर
गुड, इसका मतलब ये हो जाएगा ना भाई हमारा बॉक्स जो है जब भी सेल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों के तीनों हमारे सही वाले होने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/15 पहले की, फिर एक निकल गया अगले की 11/14, फिर नेक्स्ट की 10/13, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाइस आर टॉस्ड। एक कॉइन के साथ एक डाई को उछाला गया, लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड आपका कॉइन में आना चाहिए, ठीक है ना, और बी आपके पास कहता है कि 3 ऑन द डाई, तो चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाना बहुत बच्चों को नहीं आता। इसने बोला है कि एक कॉइन को एक डाई को अगर एक साथ उछालता है तो सैंपल स्पेस पता है क्या बनेगा, आपका हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड 3, हेड 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, फिर से मैं ऐसे टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, अब ए इवेंट इसने क्या दे रखा है, ए इवेंट क्या बोला हुआ इसने कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पूरी लाइन आ जाएगी H1 से लेकर के 3, H4, H5, H6, और B हमारे पास क्या आएगा, B हमारे पास आएगा कि 3 ऑन ए डाई, डाई पे 3 आना चाहिए, मतलब कि H3 और T3। अब प्रोबेबिलिटी A लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी A कितना हो जाएगा, ये आ रहा है ना 6/12, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी B निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2/12, मतलब 1/6। अब A इंटरसेक्शन B अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हेड टेल H3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आएगा H3, तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/12। अगर आप निकालोगे PA इंटू में PB तो आ जाएगा 1/2 इंटू में 1/6 इज इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, A एंड B आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, A और B हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो 5, ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड कलर और 4 5 6 इन ग्रीन कलर, ठीक है ना, और टॉस किया जा रहा है, लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन, और बी हमारे पास क्या इवेंट आएगा, द नंबर इज रेड, आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देखो ये भी बहुत आसान है। 5 में इसने क्या बोल दिया, ए में पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका। इसने बोला है कि 1 2 3 रेड कलर का है, मतलब रेड 1, रेड 2, रेड 3, फिर ऐसे हमारे पास बाकी 4 5 6 ग्रीन है, तो 4 ग्रीन पहले जी लिख देते हैं, G4, G5 और G6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। अब इसने बोला है ए हमारे पास इवेंट क्या आएगा कि वो इवन हो, इवन नंबर, मतलब कि R2 आ गया इसके अंदर, G4 आ गया और G6 आ गया। ठीक है, और B हमारे पास क्या होगा, B इसने क्या बोला हुआ है कि वो रेड हो, रेड का मतलब क्या हो गया, R1, R2 और R3। अब इनका इंटरसेक्शन B निकालते हैं, वो कितना आएगा, R2 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं A की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6, मतलब 1/2। B की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, 1/2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/6। R2 आपके पास आएगा ना, एक ही आएगा तो 1/6। अब प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B निकाला हमने, वो इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। नॉट इक्वल टू आया हमारा प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B के, तो इसका मतलब A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट, A और B हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी E इज इक्वल टू 3/5 है, प्रोबेबिलिटी F 3/10 है, A इंटरसेक्शन B भी, E इंटरसेक्शन F भी दे रखा है, तो क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई करा के देख लो, अगर इसके इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, वरना फिर नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 7 नंबर देखो क्या दे रखा है, सेवन नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गिवन दैट द A एंड B आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी B इक्वल टू P है, और प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू है हमारा 3/5
5। आपको p की वैल्यू निकालनी है अगर फर्स्ट पार्ट में क्या है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि a इंटरसेक्शन b इज 5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 0। अब a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है, a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये कितना हो गया हमारे पास, a यूनियन b इज 3/5, प्रोबेबिलिटी a इज 1/2 और ये p माइनस का 0, ये इधर 1/2 इधर माइनस हो गया तो कितना आ गया 1/10 आ गया आपके पास p। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना। बाकी सेकंड में क्या है हमारे पास, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b कितना हो गया हमारा, pa इंटू में pb, मतलब कि 1/2 इंटू में p, मतलब क्या आ गया p/2 आ गया हमारा। ठीक है, अब a यूनियन b का फॉर्मूला, a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे आएगा a यूनियन b की वैल्यू कितनी है 3/5, a की वैल्यू कितनी है 1/2, ये हो गया p माइनस का p/2, ये आपके पास आ गया था कितना 1/10, यह आ गया p/2, मतलब कि p हमारा आ गया 1/5, p हमारे पास कितना आ गया 1/5। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बिल्कुल डायरेक्ट है, सिंपल सा हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 9 में इसने बोला है कि a और b दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी a आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी b गिवन है और a इंटरसेक्शन b गिवन है। तो आपको नॉट a एंड नॉट b निकालना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि इन सब का यूज हमारा होगा सेट थ्योरी का। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b का डैश, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a यूनियन b, 1 माइनस इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a मतलब कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1/4, b की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2 और ये 1/8। आप इसे सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, इवेंट्स a एंड b आर सच दैट प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू 7/12 और नॉट a और नॉट b इज 1/4, स्टेट वेदर a एंड b आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो देखो प्रोबेबिलिटी a हमें गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी b हमें गिवन है 7/12 और प्रोबेबिलिटी नॉट a और नॉट b, नॉट a मतलब a डैश और मतलब यूनियन, नॉट b मतलब b डैश, ये हमें कितना गिवन है 1/4। अब ये होता क्या है, a इंटरसेक्शन b का होल डैश होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1/4, यह आएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। हमारा प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। अब हमने निकाला pa इंटू pb, तो pa इंटू pb हमारा कितना आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट चेक कर रहा है ना, 1/2 इंटू में 7/12 इज इक्वल टू 7/24 इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसके नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब a एंड b आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गए हम लोग, 10 पे भी है ना। 11 नंबर में भी देखो, बस ये बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट में क्या निकालना है। 11 नंबर में फर्स्ट पार्ट में इसने बोला a एंड b, मतलब प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b आपको फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में इसने बोला है a एंड नॉट b, तो आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b डैश, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था a माइनस का प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b, क्योंकि इसका मतलब ओनली a हो गया। थर्ड पार्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a और b, और मतलब यूनियन। फोर्थ पार्ट है हमारे पास नाइदर a नॉर b, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, जो इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी a यूनियन b का होल डैश, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a यूनियन b, जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे pa प्लस का pb माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b, ये फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ठीक है, उसके बाद देखो समझ में आ रहा है ना, फटाफट करना है सब, फटाफट बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसने बोला ए डाइस टॉस थ्राइस, ए डाई को 3 बार उछाला गया
तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। देखो 3 बार उछालने का मतलब समझ रहे हो, डाइस में कितने केस बन जाएंगे, हाँ डाइस बोला है ना, तो आपका 216 केस बन जाएंगे। इतने सारे केस का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम लोग पता है कैसे करेंगे, 12 में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, क्या बोला है, ऑड नंबर, एटलीस्ट वन ऑड आना चाहिए। इसका मतलब आपके पास कम से कम एक बार ऑड आने का मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ऑड। भाई कम से कम एक बार का मतलब हो गया 1 माइनस एक भी बार नहीं आए। अगर वो एक भी बार ऑड नहीं आया होगा तो इसका मतलब तीनों बार क्या होगा, इवन इन ऑल थ्रो, सभी थ्रोन में आपके पास क्या होगा, इवन नंबर आया होगा। ठीक है, अब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ 3 बार में। एक बार की इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक डाई के अंदर, 3/6, मतलब 1/2, 3/6 लिख देता हूं, तो दूसरे की भी 3/6, तीसरे की भी 3/6, कितना हो गया हमारे पास 1 माइनस 1/8, मतलब 7/8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को ना हम उससे करते हैं, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कोर्स में होता है उससे आपको बहुत बढ़िया समझ में आया था, मगर अब भी आप ध्यान रखना कभी भी एटलीस्ट 1 का केस आएगा तो उसे हम लोग 1 माइनस करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red। ठीक है ना, एक बॉक्स के अंदर हमारे पास 13 में क्या क्या आएगा, 10 तो ब्लैक है और 8 रेड बॉल है, 2 बॉल निकाली जा रही है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि दोनों के दोनों रेड होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड बॉल, क्या हो जाएगा, दोनों रेड होंगी। उसके लिए पहले के लिए 8/18 विदाउट है, विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है तो दोबारा आपके पास 8/18 ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल क्या होगी, ब्लैक और सेकंड रेड, तो पहली ब्लैक का मतलब कितना हो गया 10/18 और सेकंड रेड का मतलब 8/18। अच्छा, थर्ड में क्या बोला हुआ है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन ऑफ देम इज रेड, तो एक ब्लैक और रेड का मतलब क्या हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी पहली आपके पास ब्लैक होगी तो दूसरी रेड होगी, प्लस का पहली आपके पास रेड होगी तो दूसरी ब्लैक होगी। इसमें लिख देते हैं वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड रेड, तो पहली ब्लैक होगी तो उसका क्या हो जाएगा 10/18, दूसरी रेड होगी तो 8/18, प्लस का पहली रेड होगी 8/18, दूसरी ब्लैक होगी 10/18। इसको सॉल्व कर लोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कई बार 4 मार्क्स में। इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3, मतलब आपको इंडिपेंडेंट भी दे रखा है। 14 में हमें प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है हमें 1/2, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है हमें 1/3, और इसने भी बोला है कि ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट है। इसने बोला इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मान लो 2 बच्चे हैं, एक ए बच्चा है एक बी बच्चा है, दोनों किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, चाहे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, चाहे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, चाहे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, इसको क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ए इनटू में प्रोबेबिलिटी बी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आएगा, सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम भी मैंने आपको बताया था। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है कि या फिर ओनली ए हो, ओनली ए सॉल्व द प्रॉब्लम प्लस ओनली बी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसको मैंने आपको बताया था इसका वेन डायग्राम से, किसका वेन डायग्राम हमारा होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसको निकालने के लिए आप अगर इसको माइनस कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओनली ए और प्लस ओनली बी आ जाएगा। तो मतलब ए यूनियन बी में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी आ जाएगा। क्लियर है।
इसके आगे आता है क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे आता है 16 और उसके आगे 17 18। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो काफ़ी सारे करा दिए, बेसिक क्वेश्चन थे सारे। ये 4-5 क्वेश्चन खुद कर लेना और आपका 13.2 इसमें हो गया खत्म, ठीक है। अगली क्लास में 13.3 करना है, तो अच्छे से आपको ये वाला पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो बेस थ्योरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है भाई बच्चों, कर लोगे ना। इंग्लिश की तरह भी है ना, कर ले जाएंगी।